नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 यानी चौपरक्रम के बारे में, जिसका हमने पहला भाग जो इसका लगभग बेसिक जो है वो हमने देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अब जो अपन चैप्टर के अंदर 4 महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इस बार एग्जाम में आपके 2 जो तंत्र है वो निश्चित तौर पर आने वाले हैं। यानी ये मान के चलिए 99% ये चांस होता है कि 2 तंत्र आएंगे जिनमें से एक आपको करना होगा, बड़ा परसेंट 100% आपका आना है। तो आप अच्छी से इसको तैयार कर लीजिएगा चारों तंत्र। और इसको हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, यानी जीवों में पाचन किस तरह से होगा, जिसके अंदर अपन सीखेंगे अमीबा में पाचन किस तरह से होता है, यानी एक कोशिकीय जीव अपना पाचन कैसे करते हैं, और मनुष्य में पाचन कैसे होता है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इसका। ये जो पार्ट है पाचन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा जो पार्ट है अपन इसको डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको कोई चीज रटने की जरूरत ना पड़े। बहुत ही आसानी से आप इसको लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो चलिए हम इसके समझते हैं पार्ट के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं इस पाचन तंत्र के अंदर जो अपना है जीवों में पाचन, यानी जीवों में पाचन किस तरह से होता है उसको अपन समझते हैं। जीवों में देखो, सभी जीवों का पाचन का तरीका सबका अलग अलग होता है। भोजन करने का तरीका अलग होता है, उनका पाचन का तरीका अलग होता है। अपने इंसान अलग तरह से भोजन करते हैं, जो पक्षी होते हैं वो अलग तरह से, कुछ पशु होते हैं वो अलग तरह से, और कुछ छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो भोजन अलग अलग तरह से करते हैं। और उनका पाचन जो भी होता है वो भी प्रक्रिया सबकी अलग अलग होती है। पाचन की भी प्रक्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है। अपने इंसान जो भोजन करते हैं उसका पाचन का तरीका अलग होता है। वहीं अगर जानवरों की बात करें तो जो घास खाते हैं उनके पाचन का तरीका अलग होता है। जो जानवर मांस खाते हैं उनके पाचन का तरीका अलग होता है। तो हमने ये देखा कि अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की यानी भोजन करने की विधियां अलग अलग होती है, और अलग अलग जीवों में अलग अलग पाचन तंत्र होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। अमीबा एक इस तरह का जीव होता है छोटा सा, इसमें पाचन किस तरह से होता है वो अपन देखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। देखो जीवों की संरचना कैसी होती है, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जिनका पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर करोड़ों अरबों कोशिकाओं से, जैसे अपना शरीर है उसमें बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो आज अपन बात करते हैं इसके अंदर एक कोशिकीय। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो जब ये भोजन करता है तो इसके शरीर पर ये क्या करता है, अस्थायी अंगुली जैसे पादाप बना लेता है, यानी पांव बना लेता है। ऐसा इसका शरीर, पहले तो इसकी आकृति निश्चित नहीं है, आकृति अपनी बदलता रहता है। और जैसा कि मैंने कहा इस बात को अच्छी तरह ध्यान रख ले, अपन इस चित्र से समझेंगे। अब जरूरी नहीं आप ऐसी आकृति बनाओ, आप ऐसी आकृति बना दो, ये अमीबा है। ठीक है, तो अपन इसको इस तरह से समझ रहे हैं। अब देखो होता क्या है, ये अमीबा है, इसके अंदर ये केंद्रक होता है, और ये मान लो कोई इसके पास भोजन आया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दो अपने भोजन की आकृति, अपने जो शरीर की आकृति इस तरह से कर लेगा कि 2 पांव जैसे इसके बाहर निकल जाएंगे, जिसको अपन पादाप या कूटपाद कहते हैं। अब वो क्या करेगा, उस भोजन को पकड़ लेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, इसको अपने बाहर से इसको ऐसे बंद कर लेगा। क्या कर लेगा, इसको जो बाहर इसने पादाप बनाए थे, जो पांव बनाए थे, उसको बंद कर लिया। और बंद करने के बाद में ये कहलाती है, ये जो अंदर इसके बन गया, ये खाद्य रिक्तिका कहलाती है। क्या कहलाती है, खाद्य रिक्तिका। यानी इसको भोजन, ये बाहर से बंद हो गया, अब खाद्य रिक्तिका इसके अंदर चला गया। अब ये जो अंदर गया है ये इसको क्या करेगा, अब ये शरीर के किसी भी भाग से भोजन को अंदर ग्रहण कर सकता है, और फिर इसको क्या करेगा, ये जटिल पदार्थ है, इसको सरल अणुओं में तोड़ के इसका पाचन कर लेगा बस। यानी आपने देखो क्या है इसके अंदर लिखा हुआ, जो अपनी कोशिकीय सतह पर अंगुली नुमा अस्थायी प्रवर्धों का निर्माण करता है। अस्थायी मतलब वापस ही अपनी आकृति ऐसे कर लेगा, जैसे पहले था उसी तरह अपनी आकृति बदल लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अस्थायी पर्वतों का निर्माण करता है, जो भोजन कण को पकड़ने के लिए करता है। भोजन कण को पकड़ने के लिए अपने पादाप का निर्माण करता है। यह पर्वत यानी इसके पांव भोजन कण के चारों ओर को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ये इसने क्या कर दिया, बाहर से जब बंद हो जाती है खाद्य रिक्तिका कहलाती है। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिए जाते हैं। अमीबा में कोई भी विशेष अंग नहीं होता है भोजन करने का, जैसे अपने शरीर का विशेष अंग होता है, मुंह द्वारा भोजन किया जाता है। लेकिन अमीबा कहीं से भी अपनी भोजन ग्रहण कर सकता है और उसको शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल सकता है। अब इसी तरह का एक और कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम।
पैरामीशियम आपने नाम सुना होगा, ये भी एक कोशिकीय जीव है, इस तरह का होता है, लेकिन इसकी आकृति निश्चित होती है और इसका भोजन ग्रहण करने का भी निश्चित स्थान होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं यहां से ये क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है। ये आकृति आपको दिख रही है, यहां से ये क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। और इसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जो रोम क्या करते हैं, इस भोजन को इस स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी इसके मुख तक, ये कह सकते हैं इसका मुंह है, यहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम यहां पर देखें, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन इसका कोशिका का आकार निश्चित होता है, यानी इसका आकार निश्चित है और विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है। विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है हर किसी जगह से भोजन ग्रहण कर ले। भोजन के इस स्थान तक पाकसाब की गति द्वारा पहुंचता है। ये जो इसके ये निकले हुए ना रोम जैसे, ये इसको भोजन को यहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो कोशिका को पूरी तरह से ढके रहते हैं, जो कोशिका के ऊपर देखो पूरी तरह से ढके हुए हैं। तो ये है अमीबा में भोजन किस तरह से होता है। और साथ में ही हमने ये देखा कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय, दोनों एक कोशिकीय जीव है, लेकिन दोनों की क्या है, भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। अमीबा में आपको क्या रखना है, अमीबा क्या करता है, भोजन जब इसका भोजन का कण पास में आता है तो अपने शरीर पर 2 पादाप बना लेता है, इस तरह के पादाप बना लेता है उसको पकड़ने के लिए। फिर उसको क्या करता है, उस पादाप को चारों तरफ से संगलित करके उसको बंद कर देता है और रिक्तिका बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। और फिर भोजन का क्या कर लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है, उसका पाचन कर लेता है और शरीर से क्या कर देता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर कर देता है। चलिए आगे देखते हैं अपन मनुष्य में पाचन, यानी इंसानों में पाचन कैसे होता है, अपन पाचन कैसे करते हैं, उस प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे हमने वहां पर चित्र से समझा है, इस चित्र से सब कुछ समझेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, मनुष्य में पाचन का मुख्य भाग आहार नाल और कुछ आहार नाल के अंदर काम आने वाली ग्रंथियां होती हैं। जो आहार नाल है वो क्या होती है, हमारे मुख से लगाकर मल द्वार तक होती है। ये आहार नाल है जो मुख से लगाकर मल द्वार तक होती है और ये लगभग 8 से 10-11 मीटर लंबी होती है। 8 से 10-11 मीटर लंबी हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है, इसके बहुत सारे भाग हैं। ये पाचन तंत्र है और आपको पता है तंत्र किससे मिलकर बनता है, अंगों से मिलकर बनता है। तो इस पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से और ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो पाचन तंत्र के अंग की बात करें तो सबसे पहले आता है मुख। ये जो हमारा मुंह है, ये मुख, ये आ गया, ये हो गया मुख। दूसरा जो है वो है ग्रसिका या ग्रसनी। ये ग्रसिका या ग्रसनी, ये वाला भाग ग्रसिका, ये यहां से। तीसरा भाग है ग्रास नाल या ग्रास नली। इसके बाद में ये इसी के आगे की नली, इसको ग्रास नली या ग्रास नाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आमाशय। ये आपको यहां से संरचना दिख रही है, ये जो जे आकृति जैसे इस तरह से बना होगा। ये देखो यहां से कुछ इस तरह की आकृति, ये यहां से इस तरह की, ये क्या है, ये आमाशय है। ये क्या है, ये आमाशय है। ठीक है, आमाशय के बाद में, इसके बाद में आता है छोटी आंत, या जिसको कहते हैं सुदांत्र। छोटी आंत, छोटी आंत कौन सी होती है, ये आपको इसके अंदर देखो, ये बहुत सारी उलझी हुई रस्सी जैसी संरचना दिख रही, ये क्या होता है, ये छोटी आंत होती है। ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत। और इसके बाहर ये देखो, इसी कलर की बाहर देखो, ये बाहर बड़ी चौड़ी थोड़ी सी, ये वाली, ये आपको यहां से देखो, ये वाली, ये बाहर जो ऐसी रस्सी जैसी दिख रही है लेकिन इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा है, ये क्या होती है, ये होती है बड़ी आंत। इसके बीच में जो रस्सी दिख रही है ये छोटी आंत है और बाहर वाली बड़ी आंत। और इसके बाद में सबसे लास्ट में है, ये हमारा है मलद्वार। ये क्या है, मलद्वार। और ग्रंथियां जो काम में आती है, सबसे पहले लार ग्रंथि जो अपने मुंह के अंदर पाई जाती है, मुख के अंदर पाई जाती है लार ग्रंथि। दूसरी है यकृत, ये इधर से दिख रहा है, ये देखो, ये कौन सी है, यकृत है। और तीसरा है अग्नाशय, ये आपको यहां से अग्नाशय ये दिख रहा है, देखो ये क्या है, ये अग्नाशय है। ये क्या है, ये अग्नाशय है। तो ये ग्रंथियां होती, ये हमारे पाचन के अंदर काम आती है, ये हमारे पाचन के अंदर काम आती है। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे ये किस तरह से काम करते हैं और साथ में इसके अंदर पाचन कैसे होता है। यानी हम ये देखेंगे मुख में किस तरह से पाचन होता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होती है, आमाशय में पाचन कैसे होता है, और इस तरह से अपन देखेंगे छोटी आंत में, बड़ी आंत में क्या क्या पाचन और किस तरह से होता है, वो अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखते रहिएगा, हम समझेंगे इसको डायग्राम से, तो चित्र से आपको सब चीजों को समझना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको ऐसे देखना है कि जैसे हम डेली लाइफ में ये यूज करते हैं और आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए हम बात करें इसके अंदर, देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। ये आहार नाल का सबसे अग्र भाग होता है, सबसे स्टार्टिंग का भाग, जिसके अंदर अपन भोजन को तोड़ के इसके अंदर रखते हैं।
मुख में क्या होता है, मुख में भोजन का दांतों द्वारा उसका क्या किया जाता है, छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। सबसे पहले दांत क्या करते हैं, उसको छोटे, हमारे मुख से ही पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, हमारे मुंह से ही पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। हमारे दांत जो हैं, जो हमने रोटी ली है, रोटी का टुकड़ा लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम स्टार्ट कर देते हैं। और हम जो भोजन करते हैं तब हमारे स्वादिष्ट भोजन देखकर हमारे मुंह में जो पानी आता है वो वास्तव में पानी नहीं होता है, वो लार होती है। वो क्या होती है, एक लार, स्पेशल लार होती है जिसके अंदर एंजाइम पाया जाता है, और साथ में ही वो क्या करती है, भोजन को गीला करने का कार्य करती है, ताकि गीला भोजन अपने आसानी से आहार नाल में आगे जा सके। तो हमने क्या देखा, यहां पर मुख होता है जो क्या होता है, आहार नाल का सबसे अग्रभाग होता है। क्या होता है, अग्रभाग, जिसके अंदर दांत है जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दूसरे हमारे मुख में एक जीभ होती है, मांसपेशियों की बनी मांसल जीभ होती है, यानी मांस की बनी जीभ होती है, जो क्या करती है, जो भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है। क्या काम करती है, भोजन को लार में मिक्स करने का कार्य करती है, वो जीभ करती है। दांत भोजन चबाने का और जीभ जो है वो लार में भोजन को मिलाने का कार्य करती है। और ये जो लार होती है, ये स्पेशल लार होती है जो हमारी मुख में पाई जाने वाली लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि होती है, वो इस लार को स्रावित करती है। हमने देखा मुंह के अंदर क्या है, मुंह के इस वाले जीभ के दोनों वाले हिस्से में कहें या नीचे यहां पर कहें, यहां पर क्या होती है, मुख के अंदर ही यहां पर पाई जाती है, ये मैं बता रहा हूं, ये क्या होती है, यहां पर होती है हमारी लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि, जिसको कह सकते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो पाई जाती है वो मुंह के अंदर पाई जाती है। ये क्या करती है, ये लार का स्त्रावण करती है, लार को उत्सर्जित करती है, और इस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको एमिलेस या एमाइलेस एंजाइम कहते हैं। लार में एमिलेस या एमाइलेस एंजाइम पाया जाता है, लार में एमिलेस या एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, ये मंड यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, यानी स्टार्च को पचाने का कार्य, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का, यानी स्टार्च को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य ये करती है। ये एंजाइम होते हैं। देखो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वो उत्प्रेरक, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक देखो क्या होते हैं, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं। तो यहां पर ये जैव उत्प्रेरक हैं, जीवों की क्रिया में काम आने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं, जीवों में जो पाचन की और बहुत सारी क्रियाओं में आवश्यक जो एंजाइम काम में आते हैं, जो अनेक पदार्थ काम में आते हैं, उसको हम जैव एंजाइम कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये बात करें जैव उत्प्रेरक कहते हैं, ये जो एंजाइम कहते हैं, जैव उत्प्रेरक या एंजाइम एक ही बात होती है। अब इसको हम देखो पढ़ते हैं। आहार नाल का अग्रभाग होता है मुख, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है। इसमें भोजन को चबाने तथा लार को मिक्स करने का कार्य किया जाता है। भोजन को चबाने का, दांतों द्वारा भोजन को चबाने का, और लार द्वारा जीभ द्वारा लार मिक्स करने का कार्य किया जाता है। मुख में उपस्थित लारा ग्रंथि या लार ग्रंथि द्वारा लाला रस या लार का उत्सर्जन किया जाता है। जो लार या लाला रस जिसको कहते हैं उसका उत्सर्जन किया जाता है। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको एमिलेस एंजाइम। आपसे प्रश्न पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेस या एमाइलेस, एक ही बात है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। भोजन को चबाने के दौरान जीवा भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है, ताकि भोजन क्या हो, गीला हो जाए और आसानी से आगे चला जाए। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रसिका और ग्रास नली। दूसरा भाग आता है ये जो ग्रसिका है, और साथ में ही यहां पर है ग्रास नली। ये दोनों ही नलियां होती है, विशेष होती है। इसमें एक विशेष भोजन की जो गति होती है, भोजन धीरे धीरे आगे चलता है स्टेप बाय स्टेप, उस गति का विशेष नाम होता है क्रमकुचन गति। क्रमकुचन गति, ये क्रमकुचन गति क्या होती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भोजन आगे बढ़ता है, आगे धकेलता रहता है। ठीक है, ये भोजन यहां पे जाता है, भोजन गति करते हुए आमाशय तक पहुंचता है, आमाशय तक पहुंचता है। ये जो क्रमकुचन गति है ना, ये भोजन के मतलब पाचन के सभी भागों में होती है। पाचन के जो आहार नाल के ये भोजन नली है, इसमें सभी पूरी नली में ये क्रमकुचन आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप भोजन चलता रहता है। ये जो ग्रास नली होती है, इसके शीर्ष पर विशेष बात क्या है, ये ग्रास नली जो होती है इसके शीर्ष पर, यानी जहां पर ग्रसिका खत्म होती है और ग्रास नली जहां से शुरू होती है, वहां पर क्या है, एक घाटी ढक्कन पाया जाता है, या जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, ये क्या होता है, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान ये भोजन अपनी सांस नली में नहीं चला जाए, उस सांस नली में जाने से रोकती है। यानी उस ढक्कन होता है जो सांस नली के ऊपर लग जाता है,
तो अपन जब भोजन जब निगलते हैं तब हमारा सांस लेना क्या हो जाता है, कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक जाता है। तो वही बात है यहां पर, वो घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस क्या करता है, उस भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। हालांकि कभी कभी अपन भोजन जल्दबाजी में करते हैं तो सांस नली में भोजन चला जाता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी, जो हिचकी आती है ना, वो उस वजह से आती है। फिर अपन पानी पीते हैं तो वो क्या होता है, वो भोजन नीचे चला जाता है। तो ये इसको एपिग्लोटिस का विशेष कार्य है, जो किसमें पाया जाता है, ये ग्रास नाल में या आहार नाल में, ये ग्रास नली में पाया जाता है। लेकिन इसमें विशेष बात है, ग्रसिका और ग्रास नली में किसी तरह का पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ भोजन को यहां मुख से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, मुख से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अमाशय। अब ग्रसिका और ग्रास नली के बाद में भोजन किस में जाता है, इसमें आपको पता है किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसके बाद में यहां पर भोजन पहुंचता है, ये क्या है, ये है अमाशय। किसमें पहुंचता है, अमाशय। आमाशय क्या है, आमाशय हमारी आहार नाल का, आहार नाल मतलब जिसमें पाचन होता है, वो सभी मिलाकर आहार नाल बनता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, चौड़ाई में देखो ये सब पतला भाग है, ये चौड़ा भाग है। एक बार जो हम भोजन करते हैं वो सारा का सारा भोजन इसमें आकर इकट्ठा हो जाता है। किसमें, आमाशय में भोजन इकट्ठा होता है। ठीक है, इसमें 1 से 1.5 या 2 किलो तक भोजन इकट्ठा हो सकता है। चलिए बात करें इसका, तो ये आमाशय का सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है, इसके अंदर यहां पर क्या है, एक अवरोधनी वॉल्व पाया जाता है, वॉल्व, यानी जो ग्रास नली और अमाशय के बीच में एक वॉल्व होता है। वॉल्व क्या करता है, अपने घरों में जो वॉल्व होता है पानी को चालू करने और बंद करने का काम करता है। ये जैसे इसके अंदर भोजन आ जाता है इसको बंद कर देता है, ताकि भोजन वापस इसके अंदर नहीं चला जाए, वापस भोजन किसके अंदर, वापस ग्रास नली में नहीं चला जाए। हालांकि कई बार ऐसा होता है, हम जब भोजन करते हैं तो उल्टी की वॉमिटिंग जो होती है, वॉमिटिंग में वापस आमाशय से भोजन हमारा बाहर आ जाता है, तो वो क्रिया होती है। तो हम यहां से देखें, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ग्रास नली व आमाशय जिस स्थान पर जुड़े होते हैं वहां पर अवरोधनी वॉल्व पाया जाता है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथि, एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो 3 प्रकार के पदार्थ स्त्रावित करती है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस स्त्रावित करती है। जठर रस में 3 प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, एक होता है HCl अम्ल। कौन सा होता है, HCl अम्ल। HCl अम्ल क्या करता है, हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है, हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है। हम पढ़ते हैं, हमने जो चैप्टर पढ़ा था सेकंड, अम्ल क्षार और लवण, तो हमने कहा था जो पेट में, उदर में प्रति अम्ल, यानी हम जो कहा था उदर में क्या होता है, कभी कभी अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे हमें पेट में जलन और दर्द होने लग जाता है। तो वही है, ये HCl अम्ल का निर्माण यहां पर होता है। दूसरा है, इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। किसमें, ये जो जठर रस है इसके अंदर एक पदार्थ, तरल पदार्थ होता है, वो होता है पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन का कार्य करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। और तीसरा होता है इसके अंदर श्लेष्मा। तीसरा क्या होता है, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, अब देखो, अगर जब भोजन इसके अंदर आया, अम्लीय हो गया, तो अम्लीय अपने इसके जो बाहर की स्तर है, इसका कवच है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो वो श्लेष्मा इसको जो नुकसान होने वाले से जो उसकी रक्षा करता है। तो जठर रस में क्या होते हैं, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। HCl अम्ल जो भोजन को अम्लीय बना देता है, ताकि हमारे भोजन में कोई कीटाणु या हानिकारक जीवाणु चला गया है तो वो क्या करे, उसको नष्ट कर दे। दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और श्लेष्मा क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्लीय माध्यम से, यानी अम्ल से रक्षा करता है। आंतरिक स्तर, अंदर की जो कवच है उसको बचाता है। तो हमने देखा मुख में पाचन किस तरह से हुआ, ग्रसनी और ग्रास नली में देख लिया। अब हमारा भोजन आमाशय से पहुंच चुका है। अब आमाशय से किस में जाएगा, आमाशय से जाएगा छोटी आंत में, यानी शुद्धांत्र में। अब देखो, छोटी आंत या शुद्धांत्र क्या होता है, छोटी आंत या शुद्धांत्र, ये जो अंदर आपको दिख रही है उलझी हुई संरचना कुछ इस तरह से ये आपको दिख रही है, ये इस तरह की जो संरचना होती है ये होती है छोटी आंत। ठीक है, और इसके बाहर जो बनी है ये क्या है, ये है बड़ी आंत। ये क्या है, ये बड़ी आंत है। ये क्या है, बड़ी आंत। तो चलिए इसको देखते हैं। अब क्या होता है, आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। शुद्धांतर क्या होता है, चौड़ा नहीं है, सबसे लंबा भाग है। ये क्या है, सबसे लंबा भाग है। यहां थोड़ा सा सही करें, ये सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है, सबसे, ये आहारनाल का सबसे लंबा भाग। ये देखो उलझी हुई संरचना, इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे ना तो ये सबसे लंबा भाग होगा, आहारनाल का सबसे लंबा भाग। और सबसे अधिक पाचन भी इस छोटी आंत में होता है। ठीक है, आमाशय के
अधपचित भोजन, जो आधा भोजन आमाशय में पच चुका है, अब वो अधपचित भोजन किसमें आता है? इसमें छोटी आंत में। पाइलोरिक अवरोधनी वाल्व द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। यहां पर ये आमाशय और छोटी आंत के बीच में जहां पर जॉइंट है वहां पर एक अवरोधनी वाल्व और पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक अवरोधनी वाल्व। जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो यकृत में स्थित पित्ताशय, ये देखो हमारा क्या है, यकृत में है पित्ताशय। यकृत में क्या है? इसके बाद में पित्ताशय। यहां पर देख लो, सबसे पहले हमारा क्या है? मुख के बाद में ग्रसी, ग्रसनी या ग्रसिका, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। ये क्या है? ये यकृत है, इधर बना हुआ। यकृत के बीच में ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये क्या है? ये है पित्ताशय, ये है अग्नाशय। ठीक है, तो ये पित्ताशय जो है ये भी क्या करता है? कुछ पदार्थ का स्त्रावण करता है। तो देखो यहां पर पित्ताशय से पित्त रस तथा अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्त्रावण होता है। पित्ताशय जो है वो पित्त रस का स्त्रावण करता है, वो भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसी तरह अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्त्रावण होता है। ठीक है, होता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। अब जो भोजन पहले अम्लीय बना था वापस उसको क्षारीय उसमें मिला देता है, ताकि भोजन को नुकसान नहीं पहुंचाए अपने, वो वापस भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, भोजन को खंडित करता है, और भोजन को जो यहां पर क्या हो गया था? भोजन बड़े टुकड़ों में बंट गया था, खंडों में। ठीक है, बड़े ऐसे कह सकते हैं बड़ी गोलियां बन गई थी भोजन की। अब उस गोलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, वो भी क्या करता है? ये पित्तरस। पित्तरस क्या करता है? एक तो भोजन को क्षारीय बनाता है, और दूसरा क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, और वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है? अणुओं में एक अणु इस तरह से बना देता है, जिसको कहते हैं ना चारों तरफ से घेरे हुए, वो इस तरह से बना देता है। अग्नाशयी रस उपस्थित, अग्नाशयी रस में क्या होता है? अग्नाशयी रस में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अग्नाशयी रस में अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके अंदर बात करें ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ये किसमें होता है? ये अग्नाशय ग्रंथि है, इसके अंदर अग्नाशयी रस पाए जाते हैं। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये, इसके अंदर देखो तीन तरह के, एक तो है कौन सा? पहला हमने देखा वो कौन सा है? ट्रिप्सिन। पहला कौन सा है? ट्रिप्सिन। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है वो है लाइपेज। दूसरा कौन सा है? लाइपेज। ये दो तरह के एंजाइम यहां पर अग्नाशय में पाए जाते हैं, अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज क्या करता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। इमल्सीकृत मतलब जो छोटे छोटे अणु थे, वसा के जो छोटे छोटे अणु थे, उनको पचाने का कार्य करता है। इसके बाद में सुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है। सुद्रांत की भित्ति में अंदर एक और ग्रंथि होती है, जो क्या करती है? आंतर रस का स्त्रावण करती है। देखो इसके अंदर कौन कौन सा? एक जठर रस का स्त्रावण हो रहा है, सॉरी, यहां पर हमने देखा पित्ताशय जो है वो पित्त रस का स्त्रावण करता है, अग्नाशयी रस का स्त्रावण करता है, और एक और इसके अंदर जो भित्ति के अंदर क्या होता है? आंतर रस का स्त्रावण होता है। ये आंतर रस, उसमें उपस्थित एंजाइम क्या करते हैं? अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, लास्ट में जो बच गया है प्रोटीन, उसको अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। इसी तरह जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। देखो यहां पर क्या है? ये सुदांत्र है, इसके अंदर एक भित्ति पाई जाती है, जिसके अंदर से क्या होता है? आंतर रस स्रावित होता है। ये आंतर रस क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है, प्रोटीन को किसमें? अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके बाद में देखें परिवर्तित कर देता है। अब यह भोजन, अब क्या हो रहा है? अब यह भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंच चुका है। ये वाला अंतिम भाग है छोटी आंत का, ये यहां से बड़ी आंत जुड़ी हुई है। ये छोटी आंत यहां से बड़ी आंत के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां भोजन पहुंच जाता है। यहां क्या होता है? भोजन पहुंच जाता है। यहां पहुंचने के बाद में क्या होता है? अंतिम भाग में, इस भाग में अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? अंगुली जैसे बाल होते हैं। इसके अंदर छोटी आंत के अंतिम भाग में बाल होते हैं। वो क्या करते हैं? इसका क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, और उस जो भोजन के अणु पच गए हैं उनको क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। और बचे हुए भोजन का अवशोषण करने का, वो इसके अंदर प्रवर्ध जो बाल होते हैं अंगुलीनुमा, वो क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। अब वो अवशोषित करके भोजन को कहां भेज देते हैं? हमारी जो रक्त की नसें होती हैं उसके अंदर भेज देते हैं, और रक्त उस जो भोजन के अणु हैं उसको क्या करता है? जो पचित भोजन है उसको शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यहां पर क्या होता है? जिन्हें प्रवर्ध को दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम, ये जो अंदर होते हैं, आपको कहा अंगुलीनुमा रोम पाए जाते हैं, उसको दीर्घरोम कहते हैं।
ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अवशोषण करने का क्षेत्रफल, यानी पहले तो वो वहीं से कर पाएगा, लेकिन अवशोषण का क्षेत्रफल चारों तरफ से घेर के उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं अवशोषित करने का। जो भोजन को क्या करता है, अवशोषण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यहां पर ये जो प्रबंध होते हैं, इसके अंदर अनेक रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां होती हैं। वो रक्त वाहिनियां इससे जुड़ी होती है। वो रक्त वाहिनियां क्या करती है, उस अवशोषित भोजन को ग्रहण करती है और शरीर की सभी कोशिकाओं तक, एक एक कोशिकाओं तक क्या करता है, उस अवशोषित भोजन को पहुंचाते हैं। यहां इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में। अब वो क्या करेंगे, वो भोजन कहां काम आएगा, एक तो जिससे हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है, दूसरा नए उत्तकों का निर्माण होता है, नए उत्तक बनते हैं, और तीसरा पुराने जो उत्तक हैं उसमें अगर कोई टूट फूट हो गई है या खराब हो गए तो उसकी मरम्मत करने में भी काम आते हैं, वो मरम्मत करने में भी काम आते हैं। तो इस तरह से छोटी आंत में सबसे महत्वपूर्ण है छोटी आंत में पाचन। कई बार तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय में यानी छोटी आंत में और आमाशय में पाचन की प्रक्रिया समझाइए। आपको सिर्फ छोटी आंत पूछा है तो आपको यही लिखना है, सिर्फ छोटी आंत में किस तरह से पाचन होता है वो आपको समझाना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। हम एक एक चीज डायग्राम से समझ रहे हैं। फिर इसके बाद में हम अंतिम भाग की तरफ चलते हैं, वो है हमारा बड़ी आंत, और इसी के अंदर हमारा मलद्वार भी इसके अंत में आ जाता है। जितना पाचन होना था भोजन का वो हो चुका, अब कोई पाचन नहीं होने वाला। अब क्या करती है बड़ी आंत, अब यहां से भोजन करके ये बड़ी आंत में चला गया। मैं आपको बताता हूं यहां से भोजन कहां चला गया है, यहां से भोजन आके यहां बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत में किसी तरह का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ जो भोजन अब अपचित भोजन है उसमें से जल को अवशोषित कर लिया जाता है, जो जल है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और बाकी भोजन है उसको आगे किसमें, मलाशय में भेज दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है, ये जो अंतिम भाग होता है मलाशय, वहां पर भेज दिया जाता है। अब मलाशय में वो भोजन पड़ा रहता है, ठीक है। देखो, बिना पचा भोजन बड़ी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बिना पचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जिसमें जल का अवशोषण कर लिया जाता है, और अपचित भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है, जहां गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये लास्ट में होता है हमारा गुदा द्वार, जिससे हम क्या करते हैं, अपचित भोजन को शरीर से बाहर कर देते हैं। हम जितना भोजन करते हैं वो सारा का सारा नहीं पचता है, जो भोजन नहीं पचता है वो हम शरीर से बाहर कर देते हैं। और यह प्रक्रिया गुदा अवरोधनी वाल्व द्वारा नियंत्रित होती है। यानी गुदा अवरोधनी वाल्व नियंत्रित करता है कि कब इसको बाहर करना है और कब तक बाहर नहीं करना है। तो ये था हमारा पूरा पाचन तंत्र। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम जरा सा इस चित्र के द्वारा वापस से इसको रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से वापस से रिकैप कर लेते हैं, ताकि सारा आपको माइंड में दिमाग में आ जाए कि हमें पाचन तंत्र में क्या पढ़ा। पाचन तंत्र क्या होता है, हमारे जो शरीर के जो हम भोजन करते हैं उसको क्या करता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है भोजन को, ठीक है, सरल अणुओं में, और बाद में इसका ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र की बात करें तो मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग और कौन कौन सी ग्रंथियां आती है। तो बात करें सबसे पहले मुख, ग्रसनी, ग्रास नली। यहां पर देखो ये ग्रास नली है, ग्रास नली, फिर इसके बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर लास्ट में आता है मलद्वार। 7 जो अंग हैं वो इसके अंग हैं 7। और ग्रंथियां कितनी हैं, 3। कौन कौन सी, मुंह के अंदर होती है लार ग्रंथि, लाला ग्रंथि। दूसरी होती है कौन सी, यकृत के अंदर जो है, यकृत होती है दूसरी, और तीसरी होती है अग्नाशय। तीसरी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय। 3 ग्रंथियां, एक लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अब यहां पर बात करें, सबसे पहले हम भोजन मुंह के अंदर रखते हैं, उसके अंदर चबाते हैं, लार मिलती है, लार के अंदर एंजाइम पाया जाता है, एमिलेस या एमाइलेस एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। यहां से भोजन चबाने के बाद में भोजन जीभ होती है जो लार को मिलाने का काम करती है। यहां से भोजन क्रामाकुचन गति द्वारा ग्रसिका में, और ग्रसिका से ग्रास नली में, और ग्रास नली में होता हुआ कहां पहुंचता है, आमाशय में। ग्रसिका और ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, सिर्फ ग्रास नली के जो शीर्ष भाग में, ग्रास नली जहां से शुरू होती है वहां पर घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। इसके बाद में हमने देखा भोजन हमारा आमाशय में पहुंच चुका है। आमाशय में पहुंचने के बाद में यहाँ भोजन इकट्ठा होता रहता है। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है, जे के आकार का होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो आमाशय के अंदर जो यकृत में पाई जाने वाली कौन सी है, यहां पर पाई जाने वाली ग्रंथि जो हमने पढ़ा था,
आमाशय के अंदर कौन सी? जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या करती है? जठर रस स्रावित करती है। जठर रस में 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पदार्थ पाए जाते हैं। HCl अम्ल, दूसरा है HCl अम्ल पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा है श्लेष्मा। HCl अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, और श्लेष्मा इस अम्लीय वातावरण से जो इसका रक्षा करता है। उसके बाद में हमारा भोजन जो पहुंचता है वो किसमें पहुंचता है? यहां से भोजन छोटी आंत में, ये अंदर वाली संरचना है, इसके अंदर पहुंच जाता है। यहां पर अलग अलग एंजाइम अलग अलग तरह का पाचन करते हैं, ठीक है। यहां पर हमने देखा, यहां छोटी आंत में अंदर सबसे पहले क्या करता है? यहां पे पित्ताशय पित्तरस का स्त्रावण करता है, अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्त्रावण करता है। पित्ताशय जो होता है वो 2 कार्य करता है। देखो पित्ताशय क्या करता है, यहां पर पित्ताशय जो होता है श्रावण करता है। पित्ताशय भोजन को क्षारीय बनाता है पहला, और दूसरा क्या करता है? उसको खंडित करता है, उसको तोड़ता है, और वसा का इमल्सीकरण करता है। खंडित करना या वसा का इमल्सीकरण करना, ये साथ में एक क्रिया है। तो ये इस तरह से करता है। दूसरा है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। 2 तरह के एंजाइम कौन से हैं? एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो एंजाइम है वो इमल्सीकृत वसा को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। और बाद में इसके अंदर भित्ति के अंदर एक आंतररस पाया जाता है जो क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, प्रोटीन को किसमें परिवर्तित कर देता है? एमिनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। फिर उसके अंतिम भाग में, छोटी आंत के अंतिम भाग में क्या पाए जाते हैं? दीर्घरोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इस पचित भोजन का अवशोषण करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं और शरीर के सभी भागों तक उसको भेज देते हैं। और जो अपचित भोजन है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में क्या होता है? उस भोजन से जो जल का अवशोषण कर लिया जाता है और बाकी भोजन अपचित भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय से भोजन गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, और ये जो क्रिया नियंत्रित होती है वो गुदा अवरोधनी बहुत द्वारा नियंत्रित होती है। तो मुझे उम्मीद है आप इस चित्र से, इस डायग्राम से ये सारा याद रखोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, और आपको इस पेपर में आने वाले इस पर्सन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन की क्रिया को चित्र सहित वर्णन कीजिए। या फिर आपको कहे पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर इसमें इसके अंग जो है उनके नाम लिखिए, इसकी ग्रंथियों के नाम लिखिए, और आमाशय में पाचन को समझाइए, या फिर छोटी आंत में पाचन को समझाइए। तो इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, और अच्छी तरह तैयार करने के बाद एग्जाम में जिस हिसाब से पूछा जाए आप उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्व किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए तंत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।